बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत आगाही प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यूं तो ये आइडिया डॉक्टर तस्नीम साहिबा का है। खुशी की बात यह है कि जर्मनी में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो अपने काम के साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने क्लिनिक के और हॉस्पिटल्स में जॉब के साथ साथ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी खिदमत करना चाहते हैं और उनको भी सेहत के बारे में आगाही देना चाहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर तस्नीम साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा और डॉक्टर सरमद साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए अपना वक्त निकालते हैं। अल्लाह ताला इनको इस चीज़ का अजर दे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर तस्नीम साहिबा से क्वेश्चन करूंगा कि डॉक्टर साहबा आज हमारा टॉपिक है डायबिटी। तो डायबिटी असल में है क्या? मैं ये जानना चाहूँगा कि डायबिटी है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस मौजू पे प्रोग्राम कर रहे हैं वो है डायबिटीज़ या जिसको उर्फ़ आम में शुगर की बीमारी कहा जाता है। वैसे तो उर्दू में इसका नाम ज़ियाबीतस है, लेकिन आम आदमी इसको शुगर की बीमारी ही कहता है। शुगर बहुत कॉमन है जी, इट्स अ वेरी कॉमन डिज़ीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी हर 10वें बंदे को शुगर की बीमारी है। ये इतनी कॉमन है और हर ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की बीमारी ज़रूर होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि शुगर की बीमारी होती क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है उस खाने को ब्रेक डाउन करती है इनटू शुगर या ग्लूकोज़ ताकि वो उसको एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सके। और ये जो ब्रेक डाउन होता है हमारे खाने का इनटू शुगर वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है। और जब हमारी ब्लड में ये शुगर रिलीज़ होती है तो हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ये इंसुलिन बनती है जी पैंक्रियास में, पैंक्रियास या लबलबा आई थिंक इसको उर्दू में कहते हैं, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे ये शुगर इन द ब्लड कन्वर्ट होती है इनटू एनर्जी, ताकि वो बॉडी में यूज़ अप हो सके और हमारी बॉडी अपने रोज़मर्रा के फंक्शंस कर सके। डायबिटीज़ में ये होता है कि जब ये फूड शुगर में कन्वर्ट होके ब्लड में रिलीज़ होता है, तो हमारी बॉडी इसको यूज़ नहीं कर पाती, या तो उसको यूज़ नहीं कर पाती जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और उसको फिर हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ की किस्में होती हैं जी, बेसिक किस्म होती है इसकी डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 में क्या होता है, ये ज़्यादातर यंग पीपल में होती है और इसमें ये होता है कि एक इट्स एन ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ ये होता है कि आपकी अपनी बॉडी ही आपके ऑर्गन्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो पैंक्रियास है, जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होती है, वो काम करना छोड़ देता है, या उसका वो वाला पार्ट या उसके सेल्स काम करना छोड़ देते हैं, जिनमें से इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो बेसिकली आपका पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पाता और जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती, तो वो जो शुगर आपकी ब्लड में है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं, तो फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है। दूसरी टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जी डायबिटीज़ टाइप 2। ये वो डायबिटीज़ है जो ज़्यादा कॉमन है और ये ओल्डर पीपल में होती है। ये क्यों होती है? उसमें ये होता है कि आपका पैंक्रियास काम कर रहा है, इंसुलिन भी रिलीज़ हो रही है, लेकिन समहाउ वो आपकी बॉडी उस इंसुलिन से वो काम नहीं ले पाती कि वो इंसुलिन उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर के लेवल्स हाई हो जाते हैं और शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये 2 बेसिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ डायबिटीज़ की किस्में हैं, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है या एक और टाइप है जिसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ये थोड़ी-सी अनकॉमन है और ये क्या होती हैं, इसके लिए मैं रेफ़र करूँगी डॉक्टर समद को कि वो हमें बताएँ। बल्कि डायबिटीज़ की किस्मों के बारे में पहले हमें तफ़सीलन बताएँ, डॉक्टर समद। जी, जिस तरह के डॉक्टर तस्नीम ने अभी आपको डिफ़ाइन किया कि बेसिक डायबिटीज़ के टाइप्स कौन से हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ में उस टाइम से पहले कि जब डायबिटीज़ शुरू होती है,
तो कुछ अर्सा पहले, उससे कुछ साल पहले जो है जिस्म जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाना शुरू हो जाता है, जिसकी ये अलामत होती हैं कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, अचानक से भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और इंसुलिन उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह काम करती है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको शुगर की कमी, अचानक से कमी हो जाना भी एक अलामत होती है कि आप चेक कराते हैं, आपकी शुगर तो हाई तो नहीं होती, लेकिन शुगर अचानक से लो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्री डायबिटीज़ में आती हैं। तो ये प्री डायबिटीज़ भी जो है वो डायबिटीज़ से कुछ साल पहले होती है। इसका जो मेन कॉज़ होता है वो फैट लिवर, जिसको कहते हैं फैटी लिवर डिज़ीज़, वो होती है। तो फैट लिवर का बनने की वजह ये वज़न का ज़्यादा हो जाना और ज़्यादा भूख लगना, और इसकी और वजह जो है हम लोग जो है वो खाने में एहतियात नहीं करते, वो इसकी वजह होती है। जी, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में बताइएगा? जी, गेस्टेशन डायबिटीज़ जो है वो एक डायबिटीज़ की अलग टाइप है जो कि प्रेग्नेंट औरतों में होती है। और इसमें ये होता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वज़न बढ़ने की वजह से, क्योंकि आपके पेट में जब एक बच्चे की निगहदाश्त हो रही होती है, तो आपका वज़न बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी इंसुलिन रेज़िस्टेंस बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर उन औरतों में होता है जिनको वैसे ही जो है डायबिटीज़ की प्रीडिस्पोज़िशन होती है, यानी कि उनको एक डायबिटीज़ होने का खतरा पहले से ही होता है, लेकिन जब उनका वज़न प्रेगनेंसी की वजह से एक लिमिट से बढ़ जाता है, तो वो उस वज़न के बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेज़िस्टेंस होना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के बाद फिर ये डायबिटीज़ खत्म हो जाता है। लेकिन उन पेशेंट्स को उससे 5 साल तक, मतलब अपनी जो है डिलीवरी के 5 साल तक जो है उनका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि उनको जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाए। आमतौर पे ये देखा गया है कि जिन ख़वातीन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उनको दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ टाइप 2, जैसे आपने कहा। हुँ। और उनको मोस्टली मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि डेवलप हो जाती है इवेंचुअली डायबिटीज़ टाइप 2। तो हुँ। ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो उनको लेने चाहिए ताकि वो इस तरफ ना जाएँ? मेन प्रिकॉशंस तो ये कि अपनी जो डाइट है और जो एक्सरसाइज है या जो है डेली जो है मूवमेंट है उसको जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो उसके अलावा जो है आप जो है आप हर 6 महीने 3 से 6 महीने में अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएँ या अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, और अपना जो शुगर टेस्ट आप ज़रूर कराएँ। HbA1c लेवल जिसको कहते हैं, वो आप ज़रूर कराते रहें ताकि पता चलता रहे कि आपने शुगर डेवलप तो नहीं कर ली। तो ये रिकमेंड है कि हर 3 से 6 महीने में अगर जिन औरतों को गेस्टेशन डायबिटीज़ हुआ है, तो वो उसके बाद जो है वो चेक कराती रहें। HbA1c एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम आपकी लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर लेवल कैसा रहा है आपकी बॉडी में। और दूसरा एक चीज़ बहुत अहम है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को कि वो ना डेवलप हो, कि ये ख़वातीन अपना वेट भी लूज़ करें, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि हमारी ख़वातीन बेबी की डिलीवरी के बाद अपने वेट पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। तो मेरा ख़्याल है ओवरवेट होना भी इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करता है कि उनका रिस्क बढ़ जाता है टू डेवलप द टाइप 2 डायबिटीज़ आफ्टरवर्ड्स। मैं यहाँ पे आपको डायबिटीज़ के कुछ सिम्पटम्स बताने लगी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ख़ुसूसन पाकिस्तान में कि लोगों को शुगर की बीमारी डेवलप हो रही होती है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है कि उसमें प्री डायबिटीज़ होता है। लेकिन ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जिनको डेवलप होते हुए हम ये सोच सकते हैं कि ये डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। तो डायबिटीज़ के सिम्पटम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्पटम्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रात को उठ के बार-बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, आपको दिन में प्यास बहुत लगती है, आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है विदाउट डाइट एंड विदाउट एक्सरसाइज़, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आपकी विज़न इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, आपके नमनेस शुरू हो जाती है, हाथों और पैरों में बेजान से महसूस होते हैं या उनमें सेंसेशन नहीं रहती, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। और ये भी होता है कि अगर आपको कोई ज़ख्म हो या चोट लगे तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है और आपको यूजुअल से ज़्यादा बार-बार इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी सिम्पटम से सफ़र कर रहे हैं,
तो प्रोबेबिलिटी है कि ये डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिम्पटम है तो रिकमेंडेड ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे सिम्पटम्स डिस्कस कीजिए और अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए ये चेक करने के लिए कि कहीं ये शुगर तो नहीं है। हमारे यहाँ जर्मनी में सिस्टम है जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। उसमें ये होता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज आपके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं टू चेक कि किसी बीमारी के होने के चांसेस तो नहीं है, जिसमें शुगर भी टेस्ट की जाती है। स्पेशली अगर आपके ख़ानदान में बीमारी है, आपके पेरेंट्स को या आपके बहन भाइयों को शुगर की बीमारी है और आप एट अ हाई रिस्क हैं टू डेवलप डायबिटीज़, तो वो बात आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर बतानी है ताकि आपका ये डिजीज़ अर्ली डिटेक्ट किया जा सके और अर्ली इसको ट्रीट किया जा सके। तो डॉक्टर सरमद, आई विल आस्क यू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस के डायबिटीज़ को ट्रीट करने की क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले तो जो पेशेंट जो इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको डाइट और एक्सरसाइज पे जो है हम डील करें, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जब तक पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र होके आता है तो उसको शुगर जो है एडवांस्ड स्टेज पे होती है, तो फिर हम पहले कोशिश करते हैं कि उसको जो है ओरल मेडिकेशन पे रखें। और अगर ओरल मेडिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, आजकल तो बहुत ज़्यादा नई ओरल मेडिकेशन आ गई हैं, जिसकी वजह से वज़न भी कम होता है, जिसकी डबल इफ़ेक्ट्स हैं, न सिर्फ़ ये कि वो डायबिटीज़ को, शुगर को कम करती हैं, जो नई मेडिसिन जो पिछले 5-6 साल में डेवलप हुई हैं, बल्कि आपका वज़न भी कम करती हैं, आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है उसको भी लो करती हैं और उसके उनके जो हैं डबल ट्रिपल बेनिफिट्स हैं, जो है नई मेडिसिन डायबिटीज़ की डेवलप हुई हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर इंसुलिन कंट्रोल में नहीं आए, तो फिर हम जो है पेशेंट्स को इंसुलिन जो है वो थेरेपी देते हैं और उसमें भी कोशिश करते हैं कि इंसुलिन थोड़े टाइम तक दिया जाए और अगर जब डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाता है तो फिर इंसुलिन को जो है टेपर ऑफ करके हम बंद कर दें। तो कोशिश ये होती है क्योंकि इंसुलिन लेने से वज़न बढ़ता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर एक पेशेंट को इंसुलिन दी जाए तो वो हमेशा इंसुलिन पे ही रहता है। ये आजकल की नई मेडिसिन के हिसाब से जो है वो सही बात नहीं है। ये पहले ही होता था क्योंकि और ऑप्शंस नहीं थे और जो मेडिसिन अवेलेबल थी वो वज़न भी बढ़ाती थी और जिसकी वज़ह से डायबिटीज़ और बढ़ता ही जाता था। लेकिन नई मेडिकेशन के साथ ये पॉसिबल है कि जब हम पेशेंट को इनिशियली इंसुलिन दे रहे हैं, तो ऐसा-ऐसा उसको टेपर करें। अगर पेशेंट जो है वो हमारे साथ काम करता है और जो थेरेपी जो है वो डायरेक्शंस उसको फ़ॉलो करता है, तो उसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हम इंसुलिन को टेपर ऑफ करके और बंद कर दें और सिर्फ़ ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट हो जाएँ। ओरल मेडिकेशन से मुराद है यानी टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स जो हम उनको मेडिसिन देते हैं। और हुँ, इंसुलिन जो है इट्स एन इंजेक्टेबल, यानी वो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है जो उनको लगाना पड़ता है। तो ये 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, टैबलेट्स भी हैं और इंजेक्शन भी है। तो इनिशियल स्टेजेस में उसको टैबलेट्स के साथ कंट्रोल किया जाता है और अगर उससे काबू में ना आए शुगर तो फिर इंसुलिन की तरफ जाया जाता है। तो साथ हम अपने पेशेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि सिर्फ दवाइयों पे ना रहें, आपने अपना लाइफ़स्टाइल भी चेंज करना है बिकॉज़ डायबिटीज़ जो है इट्स अ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे तो डिज़ीज़ काबू में आ सकता है। लाइफ़स्टाइल को काबू में करने का मतलब ये है कि आपने एक्सरसाइज़ करनी है, अपना वेट कंट्रोल करना है, आपके बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए, आपने रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी है और आपने एहतियात करनी है। हमारे यहाँ जर्मनी में जो सिस्टम है उसमें एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसमें कोई भी इसी तरह की क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म डिजीज अगर किसी को लग जाए तो उसको मॉनिटर करने के लिए इस प्रोग्राम में हम पेशेंट्स को रजिस्टर कर लेते हैं ताकि हम उनके हर 3 महीने या 6 महीने बाद ब्लड टेस्ट कर सकें, हम उनका चेकअप कर सकें, हम उनको स्पेशलिस्ट के पास भिजवा सकें आई चेकअप के लिए, किडनी चेकअप के लिए, ताकि हार्ट चेकअप के लिए, ताकि जो डायबिटीज़ के रिस्क्स हैं या जो डायबिटीज़ से रिलेटेड और बीमारियां हैं उनको भी चेक में रखा जा सके। तो आई विल आस्क डॉक्टर समद अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ के ऐसे कौन से और अमराज हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स में डेवलप हो सकते हैं? जी डॉक्टर तस्नीम, आपने जिस तरह डिज़ीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम का ज़िक्र किया, ये एक यूरोप में या जर्मनी में बहुत अच्छा एक यहाँ का सिस्टम है, जिसमें जो है पेशेंट के पास एक चांस है कि वो अपना जो है अपने आप को मॉनिटर कराता रहे और ये सारा हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको जो है वो जो है उसकी जो कॉस्ट है वो भी जो है वो
कवर करते हैं। कवर करती है, तो जो ये बहुत एक ज़रूरी प्रोग्राम है और मैं सबको जो है रिकमेंड करूँगा ऑल्सो पाकिस्तान में भी अगर जो लोग हैं कि वो जो है अपना हर 3 से 6 महीने में अपना शुगर अबव द एज ऑफ 35 जो है वो हर 2-3 साल में आप अपना चेक कराते रहें ताकि जो है अगर कोई डिज़ीज़ है तो वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज़ हो जाए। जब अर्ली स्टेज में डिज़ीज़ डायग्नोज़ हो जाती है और पेशेंट जो है वो डिज़ीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम में रजिस्टर हो जाता है, तो फिर जो बहुत सारी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी जो है आई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिससे आपकी जो नज़र अचानक से जो है वो जो है वो रेटिना की डैमेज की वजह से, रेटिनल ब्लीडिंग की वजह से अचानक से आपकी नज़र जा सकती है। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स ये समझते हैं कि मेरी तो नज़र बिल्कुल ठीक है, तो मुझे आई डॉक्टर के पास या आई चेकअप की ज़रूरत नहीं है। जबकि प्रॉब्लम ये होता है कि आई के बैकग्राउंड में रेटिना में जो है स्मॉल ब्लीडिंग्स होती रहती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट पे और इट्स मतलब डायबिटीज़ उसके शुगर का जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी शुगर हाई है या लो है, वंस के आपको डिज़ीज़ डायग्नोसिस हो गया है कि आपको डायबिटीज़ है, तो ये ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है। तो उन पेशेंट को ज़रूरी है कि वो आई डॉक्टर के पास हर साल जाएँ, जिसको भी डायबिटीज़ डायग्नोसिस हो गया है, ताकि अर्ली स्टेज में ये ब्लीडिंग जो है वो डिटेक्ट हो जाए और जब ये डिटेक्ट हो जाती है तो उसकी लेज़र थेरेपी करके पीछे रेटिना को जो है वो लेज़र कर दिया जाता है तो ताकि वो जो है रेटिनल डिटैचमेंट ना हो। क्योंकि अचानक से ये स्मॉल ब्लीडिंग हो के अचानक से जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और रेटिना डिटैच हो जाता है और पेशेंट जो है विदिन सेकंड्स ब्लाइंड हो जाता है। जिसकी नज़र बिल्कुल नॉर्मल होती है वो भी ब्लाइंड हो जाता है। तो ये एक जो है कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम शायद कम पेशेंट देखे लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो अचानक से विदिन सेकंड्स ब्लाइंड हो चुके हैं। और इसका इलाज तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। अगर ये हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बिल्कुल। अर्ली स्टेज में अगर ये डिटेक्ट हो जाए और हर साल डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो आई डॉक्टर को अपना चेकअप कराता रहे, तो फिर जो है वो इसकी लेज़र थेरेपी करके इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है वेस्कुलर डिजीज़ेज़ इसमें किडनी डिजीज़ जो कि वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती है, माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती है। और जो है आई डिजीज़ भी माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ में आती है। ये जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे जो है आपका कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, हार्ट अटैक का रिस्क और आपका स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जो रिस्क हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा आपका जो में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपकी जो टाँगों में जो आर्टरीज़ होती हैं, उनका बंद हो जाना, जिसकी वजह से आपके पाँव में ज़ख्म हील नहीं होता है और उसके ना हील होने की वजह से आपका पाँव जो है वो ज़ाया भी हो सकता है या आपके पाँव की उँगलियाँ वो ज़ाया हो सकती हैं। तो ये जो हैं ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो एक लेट कॉम्प्लिकेशंस जो होती है वो जो छोटी नसें होती हैं या छोटी नर्व्स जो होती हैं आपके पाँव की और हाथों की स्किन में वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं जिसको पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। जिससे आपके पाँव में या तो सुन्न हो जाता है या फिर शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। ये मतलब लेट स्टेज में होती हैं लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में अर्ली स्टेजेस में हो सकती हैं अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो। So इन जी सॉरी। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को जो है अगर हम शुगर लेवल कंट्रोल में रखें तो हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और एक डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ गुज़ार सकता है। बिल्कुल इससे ये साबित होता है कि डायबिटीज इज अ मैनेजेबल डिजीज, यानी अगर इसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हम इसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए और वो इस डिजीज के होने के बावजूद एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल। बिल्कुल इस तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शंस और इस तरह की प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एक सवाल आया हमारे पास जी, at what stage it is critical to consult a diabetologist? आप जवाब देंगे? असल में ये जो बात है ये इंडिविजुअल है। जनरली तो अगर पेशेंट डिटेक्ट हो गया है पहली दफ़ा ही अगर एक जनरल फिजिशियन के पास तो उसको रेफ़र कर देना चाहिए डायबिटोलॉजिस्ट के पास स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए। तो उसके बाद फिर वो डायबिटोलॉजिस्ट आपको जो है वो बताएगा कि कितनी कंसल्टेशन की ज़रूरत है और किस फ्रीक्वेंसी में पेशेंट को डायबिटोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो वो फिर डायबिटोलॉजिस्ट उसी टाइम डिसाइड कर लेता है। पहली
कंसल्टेशन पे जब हाउस हेल्थ से या फैमिली फिजिशियन से रेफर होकर पेशेंट हमारे पास आता है, तो फिर हम उसके इंडिविजुअल पेशेंट के HbA1c लेवल पे, उसकी एज, उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी स्टेज पे देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितना फ्रीक्वेंटली आना चाहिए। लेकिन हर पेशेंट को जो डिटेक्ट हुआ है अपने फैमिली फिजिशियन के पास एक दफ़ा रेफर करना चाहिए, उसके बाद फिर इंडिविजुअली जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि कितना फ्रीक्वेंटली उसको उसके पास आना चाहिए। आई थिंक ये और भी बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पेशेंट के लिए डायबिटोलॉजिस्ट की एक्सेस किस तरह की है, एरिया में मौजूद है, पेशेंट कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकता है। अगर उसके लिए ईजियर है कि वो अपने हाउस हेल्थ के पास चला जाए तो वो उधर ही DMP प्रोग्राम में टाइल लेमन कर सकता है, और अगर नहीं तो फिर डायबिटोलॉजिस्ट के पास। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि अगर आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास अपनी शुगर रेगुलरली टेस्ट कराते हैं और वहीं पे आप सारी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो साल में एटलीस्ट एक दफ़ा आपको डायबिटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। और साल में एक दफ़ा आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भी जाना चाहिए, साल में एक दफ़ा आपको अपनी आईज टेस्ट कराने के लिए भी जाना चाहिए, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। तो हाउस हेल्थ से या फैमिली फिजिशियंस भी कॉम्पिटेंट इनफ होते हैं टू मैनेज योर डायबिटीज प्रॉब्लम। तो एक चीज़ जो मैं आपसे एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर इन जर्मनी डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जब वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हों या चाहे हमारे पास वो क्लिनिक में आए, तो अक्सर वो अपने बारे में सवाल करते हुए या अपने बारे में अपना इलाज कराते हुए हमसे अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में भी पूछना शुरू हो जाते हैं, या उनकी बीमारियां भी डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान में हमारा एक रिश्तेदार है या फादर है, मदर है, उनको ये बीमारी है, तो उनके लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल में दैट्स अ डेंजरस प्रैक्टिस इन दैट कि देखें, जो मरीज मेरे पास आया है क्लिनिक में और मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसको जो मशवरा दे रही हूँ, जो इलाज कर रही हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है और उसके बारे में आप मुझसे रैंडमली पूछ रहे हैं, जिसकी मुझे हिस्ट्री भी नहीं पता, और मैं कोई मशवरा दे दूं और वो उल्टा पड़ जाए, तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है अपनी प्रैक्टिस में? जी हाँ, ये तो रोज़ का ही मामूल है कि इस तरह होता है। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और वो फिर बोलते हैं कि हमारे पास जो है हमारे ये रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, उनको ये वाली डिज़ीज़ है और ये मसला है। तो हमारी रिकमेंडेशन होती है कि वहाँ पे पाकिस्तान में भी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो आप उनको एक दफ़ा दिखा दें, क्योंकि एक जो डॉक्टर जो होता है वो उसका जो जो मशवरा होता है, वो उसके लिए एक ज़िम्मेदारी होता है। यानी कि अगर मैं एक पेशेंट के लिए एक आपको कोई सजेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसकी दवाई की कॉम्प्लिकेशंस की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो बगैर पेशेंट की किडनी की जो रिपोर्ट है देखे हुए, बगैर उसकी लिवर रिपोर्ट देखे हुए अगर मैं कोई आपको मेडिसिन रिकमेंड कर दूँ, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकती हैं, जो कि फिर जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी। तो इसलिए ये पेशेंट्स को ये लगता है कि ये बहुत आसान है और पेशेंट ने बस एक नुस्खा डॉक्टर बता देगा, तो उससे जो है हमारे जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल और इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक डॉक्टर जब जैसे फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ की एक मेडिसिन मेटफॉर्मिन देते हैं, उसमें मुझे पता होना चाहिए कि पेशेंट की किडनी रिपोर्ट क्या है, पेशेंट का लिवर किस तरह से फंक्शन कर रहा है, और उसको जब वो दवाई दे दी है, तो उसका डोज़ उस हिसाब से ही सेट किया जाता है कि पेशेंट का लिवर और किडनी कैसा है, पेशेंट का HbA1c लेवल कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनके रिश्तेदारों के पास नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद ये प्रेशर डॉक्टर के ऊपर दिया जाता है कि आप जो है आप बस बता नहीं रहे और आप हमारी हेल्प नहीं करना चाहते, क्योंकि इतनी सिंपल बात नहीं होती। इस तरह करने से जो है, या इस तरह का नुस्खा बता देने से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई भी हैं जो है काफ़ी डॉक्टर्स के साथ पास्ट में। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपके पास वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें, उनके पास रिपोर्ट होगी, फिर वो उसको फ़ॉलो अप करेंगे। यानी कि आपने अगर एक मेडिसिन दे दी है, तो उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली द 2 से 3 महीने में आपने लैब रिपोर्ट्स करके देखना होता है कि इस दवाई की वजह से आपका लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा, आपके किडनी के फंक्शन को अफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, और फिर आप उसको दवाई के डोज़ को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो इस इतना सिंपल नहीं होता जितना पेशेंट्स जो है उसको जो है वो परसीव करते हैं। जी, एक सवाल आया है हमारे पास, इज इट पॉसिबल दैट डायबिटीज टाइप 1 कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली बाय पैंक्रियास ट्रांसप्लांटेशन? इसकी कुछ स्टडीज़ जो हैं वो हो रही हैं।
लेकिन जो है वो अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं है और न ही उसकी कोई क्लिनिकल स्टडीज़ अभी शुरू हुई हैं। लेकिन अभी माउस मॉडल्स में स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि अभी काफ़ी अच्छे जो है एल्गोरिदम्स वाले जो है वो इंसुलिन पंप्स आ गए हैं जो कि डायबिटीज़ टाइप 1 के जो लाइफ है वो बहुत ईज़ी कर देते हैं। उनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट अपने इंसुलिन थेरेपी पे नहीं करना पड़ता। वो एक एल्गोरिदम चला देते हैं और वो एल्गोरिदम जो है वो जो है वो उस पंप इंसुलिन पंप में सेव्ड होता है और वो उस हिसाब से फिर इंसुलिन चेक भी करता है जो सिस्टम है और उस हिसाब से शुगर के लेवल के हिसाब से जो है वो इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट भी कर देता है। तो इस तरह के इंसुलिन पंप्स मार्केट में आ गए हैं और वो आप डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो जो है टाइप 1 डायबिटीज़ को जो है वो दे सकते हैं। दैट मीन्स यानी काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है इसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में, बिल्कुल। लेकिन अभी तक वो पैंक्रियास ट्रांसप्लांटेशन तक नहीं पहुंचा। उस पे अभी काम हो रहा है, उसमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है और देखें कितने साल लगते हैं उसको सबके लिए अवेलेबल होने के लिए। एक और सवाल है जी, कैन यू प्लीज एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी फूड एंड रिडक्शन ऑफ वेट व्हिच हैज बिगेस्ट रिडक्शन रेट ऑफ HbA1c। आप अपने मरीजों को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस तरह की डाइट लें और डेली लाइफ में किस तरह का डाइट या एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करें कि वो उनका वेट लॉस भी हो सके? ऐसा कोई न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो सजेस्ट किया जाता है? हाँ, हम पेशेंट्स को ज़्यादातर ये रिकमेंड नहीं करते कि वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली अवॉइड करना शुरू कर दें। उससे ये होता है कि एक यो-यो इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है कि पेशेंट्स जो है वो कीटोसिस करना शुरू कर देते हैं, कीटो डाइट, और फिर कुछ महीने तक तो उनका वज़न कम होता है, लेकिन फिर वो वज़न उनका जो है ना फिर उनको एक्सट्रीम हंगर की वज़ह से वो फिर बहुत ज़्यादा उसके बाद एक फ़ेज़ में खाना शुरू कर देते हैं और फिर उसकी वज़ह से उनका वज़न फिर और उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अपनी एक जो है एक मिक्स्ड फूड जिसमें तमाम जो है वो न्यूट्रिशंस मौजूद हों, आपने आपकी दालें हों, आपकी जो सब्जियां हैं वो आप खाएं, गोश्त एक लेवल तक वो आप खाएं, उसके साथ आप जो है जो है एक एक जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो भी उसमें शामिल हो, फैट्स हों, आपकी प्रोटीन्स हों, तो वो हम रिकमेंड करते हैं। हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ही बंद कर दें। और हम इंटरवल जो फास्टिंग होती है वो भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील्स आप दिन में खाएँ और जो है 14 टू 16 आवर्स का जो है एक जो है डिले और या फास्टिंग फेज़ जो है बिटवीन 2 मील्स वो आप रखें। और जो है एक्सरसाइज़ में जो है डायबिटीज़ या शुगर कम करने के लिए कोई जो है वो मैराथन या उसकी ज़रूरत नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपने मॉडरेट एक्सरसाइज़ करनी है, आपने जो है वॉक करना है नॉर्मल आफ्टर डिनर, तो वो जो है आपकी बेस्ट एक्सरसाइज है। उसका ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा ड्यूरेशन करेंगे वो बेहतर है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिविटी ऑफ एक्सरसाइज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो है आपको वज़न उठाने की या बहुत ज़्यादा रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है शुगर कम करने के लिए। आप जो है मॉडरेट एक्सरसाइज डेली आप जो है ना कंटिन्यू करें। जो उसकी कंटिन्यूटी है डेली करने की, उसकी ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, एक और सवाल जो या एक टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ का मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? अगर तो आपको डायबिटीज़ डायग्नोज़ नहीं हुई है और कुछ सिम्पटम्स आपकी मेंटल हेल्थ के भी आना शुरू हो जाते हैं कि आपको स्लीपलेसनेस होना शुरू हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आप हर वक़्त थके हुए रहते हैं, बॉडी एक्स पेन्स हो जाती हैं और आप यानी बहुत ही डिप्रेसिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। दैट्स जस्ट बिफोर द डायग्नोसिस। तो इस तरह के अगर कोई सिम्पटम्स भी आपको हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज अपना शुगर का टेस्ट जरूर कराइए। अब अगर किसी को डायबिटीज डायग्नोज हो गई है तो वो उसके बाद वो किस तरह उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, ये डॉक्टर समद आप बताइए। जी, डायबिटीज़ जो है इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज़ ऑफ डिप्रेशन। तो आपको जो है 60 टू 70% ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट्स जो हैं वो उनको जो है वो अर्ली स्टेजेस में ही डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो डिप्रेशन के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। तो ये डिप्रेशन जो है वो ही मेन जो है। जैसे उसके अलावा जो है जिसको आप नर्वसनेस कहते हैं, वो भी डायबिटीज़ की वज़ह से हो जाता है कि आप जो है वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उसमें ये भी ज़रूरत है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, उनको साथ-साथ थायराइड का प्रॉब्लम भी हो जाता है।
तो ज़रूरी ये होता है कि आप डायबिटीज़ के साथ अपना जैसे ही आपको अगर डायबिटीज़ डायग्नोस होता है या आपको पता है कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो आप जो है थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराएँ क्योंकि 80% पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होता है, उनको हाइपोथायरॉयडिज़्मस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनका वज़न बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो भी साथ-साथ देखना चाहिए मेन जो ये है कि डायबिटीज़ से डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है और ये बहुत सारी स्टडीज़ में जो है ये एविडेंस भी आया है कि डायबिटीज़ और डिप्रेशन जो है उनको बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ लेना-देना है। अच्छा जी, एक सवाल आया जी, डाइट ड्रिंक्स लाइक ज़ीरो कोला यूज़ कर सकते हैं इस मर्ज़ के लोग? जी, कर तो सकते हैं लेकिन जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें जो है उसने कोई वज़न कम करने का इफ़ेक्ट दिखाया नहीं है बल्कि उन लोगों का जो ये ज़ीरो ड्रिंक्स वग़ैरह यूज़ करते हैं या ज़ीरो शुगर्स यूज़ करते हैं उनका वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका जो रीज़न है वो जो स्टडीज़ में दिखाया है वो ये है कि जो ज़बान है उसको जो है वो मीठे का जिसको कहते हैं कि चस्का लग जाता है। तो फिर वो लोग और जो चीज़ें लेते हैं उसके अलावा तो वो भी ज़्यादा उनको मीठा की ज़रूरत होती है। या कुछ टाइम तो वो यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनको वही उस लेवल का मीठा चाहिए होता है, तो जिसकी वज़ह से उनका वज़न कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। तो ये जो है आप जो है कितना भी अपने आप को उससे कन्विंस कर लें लेकिन स्टडीज़ जो है बड़ी स्टडीज़ इस पे हुई हैं, जिन्होंने दिखाया कि ये ज़ीरो कोलाज़ और ज़ीरो शुगर्स यूज़ करने से जो है वो कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एज़ अल्टरनेटिव हम कह सकते हैं कि अगर आपके सामने एक जो है वो शुगर वाली कोला है और एक ज़ीरो वाली कोला है, तो आप बेहतर है कि ज़ीरो वाली कोला ले लें। लेकिन ये जो डाइट ड्रिंक्स होते हैं, उसमें भी जो चीज़ यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ शुगर उसके भी तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाउ वो बहुत हार्मफुल बहुत इज़ दैट? हार्मफुल हैं। हुँ। अगर तो आप जो है से खुद ज़ीरो शुगर्स लेके यूज़ करते हैं किसी ड्रिंक में, तो बेहतर है। लेकिन जो इस तरह की ज़ीरो कोला हो या ज़ीरो शुगर्स वाले कमर्शियल ड्रिंक्स मिलते हैं, उसमें और भी केमिकल्स होते हैं जो कि आपके लिवर को और आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, जिनके ऊपर स्टडीज़ अभी तक इतनी ज़्यादा हुई नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर सीक्रेट और एक किस्म के फूड माफिया के हाथ में आ जाती हैं चीज़ें। तो वो थोड़ा मुश्किल है उसके लिए लेकिन जनरली आपकी जो है सेहत के लिए रिकमेंड नहीं है कि आप इस तरह के ड्रिंक्स जो हैं वो यूज़ करें। अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है और आप पाकिस्तान में किसी शादी पे गए हुए हैं और आपने ज़बरदस्ती कुछ पीना है, तो फिर आप जो है वो ज़ीरो कोला चूज़ करें बजाए इसके कि जो है आप वो शुगर वाली कोला यूज़ करें। एक जो मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ़ आपने शुगर अवॉइड करनी है या स्वीट चीज़ें अवॉइड करनी है। इट्स हुँ। नॉट ओनली शुगर जो आपने अवॉइड करना है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी अवॉइड करने हैं। ये किस हद तक ट्रू है डॉक्टर समद? जी, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हम तो मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन जब उनसे हम डिटेल्ड जो हिस्ट्री लेते हैं खाने की, तो वो बोलते हैं कि हाँ, हम जो है ज़्यादातर तो हम रोटी खाते हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो देसी खाने हैं, उसमें ये भी है कि हम ज़्यादातर जो है वो रोटी और जो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसके साथ थोड़ा-सा हम सालन होता है और थोड़ा-सा या गोश्त होता है, हम उसके साथ खाना खाते हैं या बिरयानी होती है, चावल होते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा गोश्त होता है और ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमें ज़रा हुँ, हुँ। ये अपनी डाइट को ज़रा एक दफ़ा एनालाइज़ करना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं, चाहे वो मीठा नहीं है लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स उसका लेवल कितना है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, तो वो हमें ज़रा कंसिडर करना चाहिए और इसीलिए एक जो है मिक्स्ड जो है वो जो डाइट होती है जिसमें आपके जो है सैलेड्स भी हों, आपका गोश्त भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स का एक लिमिटेड अमाउंट हो। आप हम कहते हैं कि 1/4 ऑफ योर प्लेट जो है वो उतने कार्बोहाइड्रेट्स हों। अब प्लेट का मतलब ये नहीं कि आप जो है एक वो बड़ा-सा थाली जिसको कहते हैं वो ले लें। एक जो आप एक मीडियम साइज़ आपकी प्लेट होती है उसका 1/4 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और बाकी जो है 3/4 जो है वो उसका जो आपके दूसरे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। डॉक्टर रिज़वान अकरम वो हमारे कोलीग भी हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ डू आई गेट टू नो इफ आई हैव डायबिटीज़? डॉक्टर रिज़वान मैंने जनरल सिम्पटम्स तो प्रोग्राम के शुरू में बता दिए थे। हम डॉक्टर समद से भी पूछ सकते हैं कि आप भी कुछ सिम्पटम्स डायबिटीज़ के बता दीजिए कि जिसके बारे में हम सोच सकें कि डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। जो है सिम्पटम्स के हिसाब से तो पेशेंट को ये लग सकता है कि मेरा वज़न अचानक से बढ़ रहा है, नज़र थोड़ी-सी कमज़ोर हो रही है और पेशाब ज़्यादा आ रहे हैं, पानी में ज़्यादा पी रहा हूँ, रात को उठ-उठ के जो है वो टॉयलेट जाके मुझे यूरिनेशन करनी पड़ती है और मुझे रात को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। लेकिन ये सिम्पटम्स ज़्यादातर जो है उन पेशेंट्स को होते हैं जिनमें जो डायबिटीज़ अग्रेसिवली प्रोग्रेस करती है।
50% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं उनको कोई भी जो है ना वो सिम्पटम्स नहीं होते, बल्कि वो अचानक से एक जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं और एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप जो है वो सिम्पटम्स का वेट ना करें। जब आपकी उम्र 35 हो गई है तो यहाँ पे एक जर्मनी में एक प्रोग्राम होता है जिसको चेकअप कहते हैं, चेकअप 35 कहते हैं या Gesundheitsuntersuchung कहते हैं। तो वो आप 30 फ्रॉम द एज ऑफ 35 आप उसको जो है वो जो अवेल करें और आप जाके डॉक्टर के पास अपना ब्लड जो है हर 2 से 3 साल में चेक कराएँ। तो वो उसमें आपको जो है आपको फैमिली फिजिशियन आपको बता देगा अगर और उसका जो टेस्ट होता है वो HbA1c होता है। HbA1c और जो आपकी जो फास्टिंग ग्लूकोज़ होती है उसके हिसाब से अगर तो आपका डायबिटीज़ जो है पिछले 3 महीने में डेवलप हुई है तो वो हमें HbA1c लेवल से पता चल जाएगी। अगर वो पिछले 2-3 हफ्ते में डेवलप हुई है तो वो भी हमें फास्टिंग ग्लूकोज़ से पता चल जाएगा कि आपकी अगर फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई है तो आपको डायबिटीज़ है। डॉक्टर रिजवान अकरम पूछ रहे हैं व्हाट आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी अगर किसी में डिटेक्ट नहीं हुई है और उसको शुगर है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जैसा कि इसका जवाब तो पहले मैं दे चुका हूँ कि जी। कॉम्प्लिकेशंस ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें आपको हार्ट अटैक का आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपका स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आपकी जो आई डिजीज़ जो आपकी नज़र जाने का खतरा वो बढ़ जाता है, आपकी किडनी डिजीज़ शुरू हो जाती है, आपकी किडनी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपके पाँव जो है उसमें जो है उसकी जो टाँगों की आर्टरीज़ हैं उनमें जो है वो क्लॉट आना या एथेरोस्क्लेरोसिस या उसकी जो है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पाँव में अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो वो हील नहीं होता। उसके अलावा आपकी नर्व डैमेज होना आपका शुरू हो जाता है, जिसमें जो आपकी उँगलियों में, हाथों में और पाँव की उँगलियों में जो है वो पेन होना और पाँवों में पेन होना शुरू हो जाता है या वो नमनेस हो जाती है क्योंकि जो छोटी-सी नर्व्स हैं वो स्किन की पाँव में और हाथों में वो डैमेज हो जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो पॉलीन्यूरोपैथी है, आपकी माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, आपकी मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ेज़ जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक हैं, तो ये मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की। इसी ज़मन में सवाल है व्हाट शुड आई डू इफ माय डायबिटीज इज डिटेक्टेड एट अ लेटर स्टेज विद हाई शुगर लेवल्स, डू आई हैव एनी चांसेस? लेटर स्टेज डिपेंड का करता है आई गेस। मतलब डिपेंड करता है कि एट द टाइम आपका जो डायबिटीज़ जो डायग्नोज़ हुआ है, तो अभी आपका डैमेज क्या है, तो उसकी तो असेसमेंट वो एक डायबिटोलॉजिस्ट वो करके आपको बताएगा कि अभी क्या डैमेज हो गया है। अगर आपके यूरिन में किडनी आपका जीएफआर या किडनी फंक्शन लेवल कितना है, उस हिसाब से पता चलेगा कि अभी किडनी कितना डैमेज हुआ है और अगर उस टाइम पे भी अगर आपका जो शुगर लेवल ठीक कर लिए जाएँ, तो आप जो है वो नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकते हैं क्योंकि अगर आपका 40 टू 50% किडनी लेवल अवेलेबल है और आपकी एज जो एक्सपेक्टेंसी है यानी कि अगर आप समझे कि 60 इयर्स के हैं और आपकी एज एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम 30 इयर्स उसके बाद है, तो आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं विद 40% ऑफ किडनी फंक्शन और और उसके अलावा अगर आई में आपको ब्लीडिंग हो गई है, छोटी-मोटी ब्लीडिंग हो गई है, तो उसके बाद आप उसको लेज़र करा लें आई को रेटिना को, तो फिर उसके बाद भी जो है वो आपकी आई साइट भी नॉर्मल रह सकती है और आपको वो डैमेज भी खतरा भी आपका वो टल जाता है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअली कैसे जनरल कह नहीं सकते। अगर तो आपको वैसे लग रहा है कि अब मेरी शुगर बहुत हाई है और इस वजह से मैं लेट स्टेज हूँ, ये लेट स्टेज नहीं होती। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं और आपकी शुगर अब ठीक हो गई है तो और उससे पहले आपका कोई डैमेज कोई ऑर्गन नहीं हुआ, तो फिर वो कोई लेट स्टेज नहीं है, तो उसमें आप नॉर्मल लाइफ भी गुजार सकते हैं। तो अगर आपकी शुगर बहुत लेट डिटेक्ट हुई है और आपका ऑर्गन डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो इस लेटेस्ट स्टेज पे जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है डायबिटीज का, तो वो जो नुकसान उस वक्त तक हो चुका है वो रिवर्सिबल होता है या सिर्फ उसकी भी जो प्रोग्रेस है हम उसको रोक सकते हैं? जैसे डिपेंड करता है कि क्या आपके डैमेजेस हुए हैं। जैसे आपकी किडनी अगर डैमेज हुई है, तो उसको रिवर्स करने के लिए 2 नई मेडिसिन मार्केट में आ चुकी हैं और उससे जो है वो आपका किडनी डैमेज जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपकी नर्व्स डैमेज हो गई हैं, पाँव में अगर नमनेस हो गई है, तो वो तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल है बहुत, वो उसको ठीक नहीं कर सकते। जो पॉलीन्यूरोपैथी जिसको कहते हैं। अम अगर आपको हार्ट में या जो है कोई जो है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, तो उसको आप स्टेंट लगा के या एंजियोग्राफी के ज़रिए वो आप जो है उसको खुलवा के और रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपकी टाँगों में जो है आर्टरीज़ वो बंद हो गई हैं, तो उसको भी स्टेंट लग सकता है।
तो डिपेंड करता है जनरली कि आपको कौन-सी जगह क्या डैमेज हुआ है। हर कोई डैमेज रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर डैमेज आजकल की नई मेडिसिन के हिसाब से वो रिवर्सिबल हैं। दैट मीन्स कि मेडिसिन में इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि अगर कोई नुकसान हो भी चुका है तो हम उसको रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, अगला सवाल है, खालिद रशीद साहब पूछ रहे हैं, कैन वी से दैट स्टेविया इज द रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर? जैसे कि मैंने इस बात पे पहले भी डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ज़ीरो कोला, लेकिन वो जो मैंने बोला कि जो ज़ीरो शुगर्स हैं, ये स्टीविया इज़ वन ऑफ द ज़ीरो शुगर्स। तो ये ठीक है एज़ अल्टरनेटिव, बट इनकी जो स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि इनको लेने से वज़न आपका कम होता है, क्योंकि आपको एक जो स्वीट टूथ आपका डेवलप हो जाता है, आपको जो है वो स्वीट का जो ज़्यादा वो हो जाता है कि आपका लेवल ऑफ एक थ्रेशोल्ड होता है कि स्वीट का आपको कितनी स्वीट की ज़रूरत है, तो वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आप एज़ अल्टरनेटिव कुछ यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी वजह से वज़न कम होने के चांसेस कम है, लेकिन इन शुगर पेशेंट्स येस वी कैन से कि वो यूज़ कर लें, बजाय उसके कि वो नॉर्मल शुगर यूज़ करें एज़ अल्टरनेटिव स्टीविया और अदर ज़ीरो शुगर्स, जिसमें और भी काफ़ी शुगर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। हाउ इज ब्राउन शुगर एज कंपेयर टू व्हाइट शुगर? उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है। उसमें कुछ जो है वो ब्राउन शुगर ये है कि उसमें वो केमिकल्स नहीं यूज़ होते उसके कलर ख़त्म करने के लिए। इन जनरल वो उससे बेहतर है व्हाइट शुगर से, क्योंकि उसमें वो केमिकल्स जिसको रंग काट कहते हैं उर्दू में, वो नहीं यूज़ किए हुए होते, और उसमें जो है लेकिन उसकी शुगर लेवल और शुगर बढ़ाने की लेवल ऑलमोस्ट सेम होती है, उसकी अमाउंट ऑफ शुगर भी तकरीबन सेम ही होती है। और गुड़ का इस्तेमाल कैसा है? वो भी असल में शुगर ही है वैसे। हम्म गुड़ भी और शहद भी फॉर डायबिटीज पेशेंट और इन टर्म ऑफ डायबिटीज जो है वो कोई भी इनमें से चीज जो है वो रियली की जो है वो ज्यादा हेल्दी नहीं है। डैमेजिंग है। हाँ निम्रा पूछ रहे हैं जी, कैन वी ईट पाकिस्तानी फूड विद डायबिटीज लाइक रोटी? हाँ, जिस रोटी तरह मैंने खाना बोला। कैसा है? हाँ, जिस तरह मैंने बोला कि जो आप जो पाकिस्तानी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स आप भले खाएँ, लेकिन उसको लिमिट करें। जैसे आप रोटी का नंबर ऑफ रोटीज़ है उसको कम करें। जैसे डायबिटीज़ अगर आपको हो रहा है या आपकी फैमिली में है और आपका रिस्क ज़्यादा है, तो आप नंबर ऑफ रोटीज़ को लिमिट करें। आप उसकी बजाय जो है वो गोश्त थोड़ा-सा बढ़ा दें। आप प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बढ़ा दें, आप उसके साथ सैलेड ले लें, तो आप जो है वो उसको लिमिट करें, जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसको कम करें। और अगर हमने रोटी खानी भी है तो हाउ इज इट बेटर कि हम ब्राउन आटा खाएं एज कंपेयर टू व्हाइट आटा? हाँ, उसमें ये बेहतर है कि उसमें आपको थोड़ा-सा फाइबर मिल जाता है, उसमें अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप ब्राउन आटा खा रहे हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें जाके, अगर आप मार्केट में जाएँ यहाँ पे सुपर मार्केट में यहाँ पे, तो और जाके देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स एक ब्राउन ब्रेड में और व्हाइट ब्रेड में कितने हैं, तो आप देखेंगे कि वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तकरीबन दोनों एक के चीज। 73, हम्म 74। सिर्फ़ उसमें है कि ब्राउन ब्रेड में आपको थोड़ा फाइबर मिल जाता है, जिसकी वज़ह से आपकी जो जो गट है वो उसको फ़ायदा हो जाता है, गट बैक्टीरियाज़ को फ़ायदा होता है, आपको आपको जो है वो कब्ज़ या जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, तो इसलिए ब्राउन ब्रेड जो है या भूसे वाली रोटी बेहतर होती है। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो यहाँ पे स्पेशली जर्मनी में ये है कि जब आप मार्केट से कोई भी खाने की चीज़ लेते हैं तो हर खाने की चीज़ के पैकेट पे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो सारा कुछ लिखा होता है। तो अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या वेट कॉन्शियस पेशेंट्स है, तो वो जाके ये ज़रूर पैकेज पे पढ़ लें कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। अगला सवाल है जी हमारा, फ्रूट्स कौन-कौन से सही हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ ले सकते हैं, और जूसेस जो लिए जा सकते हैं इस मर्ज़ में? क्योंकि फ्रूट्स भी बहुत मीठे होते हैं, तो कौन से अवॉइड करने चाहिए? इस ये बहुत दफ़ा ये होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर हम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाते हैं, तो हमें पता नहीं क्यों डायबिटीज़ हो गया और क्यों पता नहीं हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो हम उनको जो है ना, जब हम डिटेल में उनसे जो उनका हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जैसे सेब, अंगूर खा रहे हैं। तो ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है और उनसे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वज़न भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग तो जो हैं, जो अंगूरों के बागात के पास रहते हैं, उनको जल्दी से डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अंगूर खाते रहते हैं। तो जो फ्रूट्स हैं उनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट है। जो आपकी बेरीज़ हैं, जो आपकी ब्लूबेरीज़ हैं, आपकी उनका शुगर लेवल और ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो वो ज़्यादातर यूज़ करनी चाहिए। सेब
या अंगूर या केला, उनको एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। जैसे 1 केला आपने दिन में खा लिया या 2 केले मैक्सिमम, या 1 सेब आपने दिन खा लिया। लेकिन ज़्यादा अपनी डाइट को फ्रूट्स जो कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ऑरेंजेस वगैरह, या उनका जूस पीना जो कि बहुत ख़राब है, उससे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। प्लस ये कि जो जूसेस हैं, फ्रूट्स के जूसेस, उनमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, और फ्रुक्टोज जो है वो शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस है। इट्स वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डायबिटीज़। ये आपका क्या होता है कि ये फ्रुक्टोज जो है वो आपको फैट लिवर कराता है। सारी स्टडीज जो फ्रुक्टोज पे हुई हैं उन्होंने दिखाया कि फैट लिवर होता है फ्रुक्टोज से, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। तो ये शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं ये दे आर द कॉज ऑफ डायबिटीज, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। Fructose as compared to glucose. Glucose is sugar and fructose is फ्रूट शुगर जिसको कहते फ्रूट हैं। शुगर। तो दैट्स द डिफरेंस। मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाह रही थी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क क्या है। जी, हमारा अगला सवाल है, इज इट पॉसिबल टू नॉर्मलाइज डायबिटीज टाइप 2 विद डाइट एंड स्पोर्ट? आई थिंक हम थोड़ी इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले भी। हाँ जरूर, ये है कि पहले ये मिसकॉन्सेप्शन थी कि डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता। इन जनरल डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। जैसे आपकी अगर HbA1c 6.5 पे डिटेक्ट हुई है, 6.8 पे डिटेक्ट हुई है, तो डाइट, एक्सरसाइज और फॉर सम टाइम्स विद सम मेडिकेशन हम डायबिटीज को रिवर्स करके 5.5 पे बिल्कुल उस पे ले आते हैं, रिवर्स हो जाता है। लेकिन डायबिटीज एज अ डिजीज उस इंसान की बॉडी में रहती है। मतलब उस पेशेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि चलो अब मेरा डायबिटीज खत्म हो गया, अब मैं जो है ना 30-40 साल बाद आके डॉक्टर को देखूंगा। ऐसे नहीं होता। वो फिर पेशेंट डायबिटीज डिक्लेयर हो जाता है, तो एक दफा डायबिटीज को है तो उसको डायबिटीज है, चाहे वो मेडिसिन ले रहा है नहीं ले रहा है, वो डायबिटिक पेशेंट है। क्योंकि उसका किसी भी टाइम जो है ना वो दोबारा रिवर्स होकर फिर डायबिटीज के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसको एक रिस्क है, उसको एक जेनेटिक फैक्टर है। जिस तरह डायबिटीज एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, उसमें जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसको एज अ मेटाबॉलिक डिजीज उसके जिस्म में डायबिटीज मौजूद रहती है। तो वो उसको जो है हर दफा जो है वो कंट्रोल जो अपने डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम का है, 3 महीने नहीं तो एट द लेटेस्ट 6 महीने अपने फिर जनरल फिजिशियन के पास जाके वो चेक करा लेना चाहिए। इसमें जेनेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? कि यानी अगर आपके खानदान में, आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो आपको होने के कितने चांसेस हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जेनेटिक्स प्लेस पे मैं तो कहता हूँ कि 80% जो है वो जेनेटिक्स रोल प्ले करता है। अब जितने ज़्यादा आपकी फैमिली में डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उतना आपका रिस्क ज़्यादा है। यानी अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो आपको अपनी स्क्रीनिंग जरूर करानी ज़रूर चाहिए। करानी चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी मालूमात आप लोगों ने हमें दी हैं। तो एक क्वेश्चन आखिर पे मैं भी करूंगा, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। कोई इसका जो है डायबिटीज या शुगर, इसका कोई देसी तरीका इलाज भी बताएं। बात ये कि जो देसी तरीका इलाज हैं वो तो डाइट और एक्सरसाइज ही हैं सबसे अच्छे जो तरीके हैं ना। बाकी ये है कि इन नेचुरल मेडिसिन में कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी मेडिसिन पे चेंज कर दिया गया है, जिसमें जैसे आपका करेला है, जिनको खाने से आपकी शुगर कम होती है, जैसे करेला है आपका, उससे जो है आपकी शुगर कम होती है, करेले का जूस पीने से आपकी शुगर कम होती है। और उसके अलावा जो है आपका दालचीनी जिसको कहते हैं, सिनेमन सिनेमन जो है उसका पाउडर लेने से उसको उससे भी अलग आपको फ़र्क पड़ता है। मेथी जो है आपको कहते हैं मेथी, वो भी आपका शुगर कम करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है। विनेगर, विनेगर से भी? सिरका? एप्पल साइडर विनेगर, आपको सेब एप्पल का, साइडर विनेगर, एग्जैक्टली। सेब का जो सिरका होता है वो जो है अगर आप लाइट डोजेस में पिए। लेकिन ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। जब जिसको डायबिटीज हो जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज है और आप काफी साल पहले से इस तरह के जो है वो ये जो है वो थ्री शुरू कर दें ये चीज़ें, तो फिर जो है वो पॉसिबल होता है कि आप डायबिटीज़ को काफ़ी टाइम तक डिले कर सकते हैं। लेकिन जब डायबिटीज़ हो जाए तो इसको आप एज अ सपोर्टिव यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट। लेकिन एज अ थेरापी 100% कि आपका डायबिटीज़ इससे ठीक हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन आ गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला आ गया। राशिद मलिक साहब पूछ रहे हैं कि बिरयानी खानी चाहिए या नहीं। जी बिरयानी बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन बिरयानी में जैसे बोला कि आप गोश्त बढ़ा दें और चावल कम कर दें।
चावलों में शुगर है, उसमें जो आपने उसमें गोश्त डाला हुआ, चिकन डाला हुआ है, उसमें शुगर नहीं है, तो आप थोड़ा-सा प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा आपका और कार्बोहाइड्रेट्स आपके कम हो जाएँगे। डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि फिर बिरयानी तो बिरयानी ना रही, फिर तो बिरयानी अगर ना रही, चावल कम लेकिन हो गए। हाँ, फिर यहाँ पे सिर्फ ये रिकमेंडेशन हो सकती है कि आप कम खाएं, जरूर खाएं, कम पोर्शन में खाएं, कंट्रोल्ड खाएं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे भी जैसे हमने पहले बात की है वाइट आटा और ब्राउन आटा के डिफरेंस की, इसी तरह वाइट राइस और ब्राउन राइस का डिफरेंस भी यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। आपका क्या राय है इस बारे में डॉक्टर समद? इज ब्राउन जो राइस बेटर? ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन, मतलब एक ब्लैक राइस भी होते हैं जिनका हम्म ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है और वो थोड़े बेहतर है, जिसको वाइल्ड राइस कहते हैं। हम्म वो थोड़े बेहतर हैं क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा है और शुगर थोड़ी-सी कम है। लेकिन इन जनरल राइस का जो अमाउंट है उसको जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, रिड्यूस कर देना रिड्यूस चाहिए। करना अब चाहिए। ब्लैक या ब्राउन राइस की बिरयानी कैसे बनेगी वो तो राशिद मलिक साहब आप बना के तो राशिद भाई और कभी इनवाइट करेंगे। तजर्बा करके फिर हमें बताइएगा। एक सवाल और है जी, कैन यू इनकरेज टेकिंग सिट्रस फ्रूट्स टू मिनिमाइज द फ्रुक्टोज इनटेक? सिट्रस फ्रूट्स अगर ऑरेंजेस और मैंडरीन आपका उससे ख्याल है तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम्म उनमें जो है वो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ पेशेंट को हम कहते हैं कि वो बहुत कम मिकदार में खाने चाहिए, जैसे आधी नारंगी या एक 1/4 खानी चाहिए, क्योंकि उससे शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हम्म डॉक्टर रिजवान अकरम साहब जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वो बार बार कमेंट्स रख रहे हैं, गुड जॉब, वेरी इंफॉर्मेटिव, कीप अप दी गुड वर्क। डॉक्टर साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर निमरा जंगीर साहबा ने भी कहा है कि थैंक यू डॉक्टर नसीम, डॉक्टर सरमद और प्यारा साहब, इट इज़ ए प्लेजर वाचिंग द इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम टुडे। तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि हमारे लोग इस सिलसिला में, इलाज के सिलसिला में बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। वो किस तरह की लापरवाही करते हैं और बाद में उनको इसके क्या नुकसानात होते हैं? जी, डॉक्टर तस्नीम। लापरवाही देखें, पहले तो यही होती है कि अगर आपकी फैमिली में डिजीज है उसके बावजूद आप अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाते, आप समझते हैं कि मुझे तो ये बीमारी नहीं हो सकती, फिर अगर आपको सिम्टम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाके टेस्ट नहीं कराते, डर के मारे। हमारे लोगों में डर भी बहुत होता है, ये चीज़ भी मैंने देखी है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और वो मेरा टेस्ट करेगा और मुझे शुगर निकल आएगी तो मैं तो सारी जिंदगी के लिए डूम्ड हो जाऊंगा कि मुझे सारी जिंदगी इस मर्ज के साथ रहना पड़ेगा, तो मैं टेस्ट ही नहीं कराता, मैं पता ही नहीं कराता कि मुझे शुगर है। ये चीज भी बहुत कॉमन है हमारे लोगों में। इन लोगों के लिए मेरा पैगाम ये है कि डरे मत, जाके एटलीस्ट टेस्ट कराएं और पता करें ताकि अर्ली स्टेज में आपका डिजीज डिटेक्ट हो सके, अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाए कि बीमारी है और उसका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। जितना आप उसको डिले करेंगे, जितना आप उसको खराब करके अपने मर्ज को डॉक्टर के पास जाएंगे, उतनी ही आपके लिए मुश्किल होगी। क्योंकि अगर आपको मर्ज है तो खराब तो उसने होना ही होना है। अगर हम उसको पहले ही पकड़ लें और उसके साथ आपका लाइफस्टाइल इस तरह का बना दें कि आपकी अच्छी लाइफ क्वालिटी हो जाए, तो दैट्स बेटर। सो डरे नहीं, आप पता जरूर करें। और आजकल तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, बहुत ही लेटेस्ट इलाज मौजूद है, बहुत से ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। यहाँ तो रेगुलरली होता है जर्मनी में, लेकिन ये पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, जो कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आप अपने डॉक्टर के साथ ये डिस्कस करके अपनी इस तरह का इलाज करवा सकते हैं, तो उसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अर्ली डिटेक्शन इज मच बेटर देन नो डिटेक्शन। जी इजाज साहब। खालिद रशीद साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं डॉक्टर जो है अपना, थैंक यू फॉर सच इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। और राशिद मलिक साहब का भी मेरे ख्याल में कोई नहीं अप्रिशिएट ही कर रहे डॉक्टर राशिद हैं। मलिक साहब। माशाल्लाह एक बहुत आम टॉपिक डिस्कस हुआ, बहुत इंफॉर्मेशन मिली हम सबको। हम थैंक्स डॉक्टर सरमद एंड डॉक्टर तस्नीम एंड इजाज प्यारा। राशिद मलिक साहब आप मेरा शुक्रिया ना अदा करें, ये इनिशिएटिव असल में डॉक्टर तस्नीम साहबा का इनिशिएटिव है और उन्होंने कहा कि ये लोगों को हमें आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और थैंक यू डॉक्टर सरमद साहब का कि बिल्कुल। जिनका हमेशा ही हमें कोऑपरेशन रहा है कि वो जब भी
हमने उनको इनवाइट किया है पाकिस्तानी कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उन्होंने हमेशा ही हमारा भरपूर साथ दिया है। तो बरका प्रोग्राम एंड पर पहुंच रहा है डॉक्टर तस्नीम साहबा। मैं एंड पे यही कहूँगा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं, सदका जारिया है। एक तो आप अपने क्लिनिक में काम करते हैं, और दूसरा आपको पता है कि आगाही भी नहीं लोगों को, जो बीमारियां उनके बारे में, जो जो एहतियाती तदाबीर चाहिए उनके बारे में भी उनको आगाही नहीं। तो हमारी एफर्ट से अगर किसी एक इंसान की जान बच सकती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई नेकी हो ही नहीं सकती। कोई पता नहीं उसी नेकी के तफैल अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे। तो ये जो आप लोगों ने काम शुरू किया, ये एक सदका जारिया ही है, और अल्लाह ताला आपको अजर देगा। कई लोग तो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि ये टाइम हम क्यों दें, ये क्लिनिक में एक दो पेशेंट देख लेंगे, उसकी हमें फीस मिल जाएगी। लेकिन पैसा तो इंसान कमाता रहता है, लेकिन आखिरत का भी सोचना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि इंसान का ज़मीर मुतमिन होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की बहुत बड़ी नेकी है, डॉक्टर तस्नीम साहबा की, डॉक्टर शर्मा साहब की, कि जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको पता है कि आप तो क्लिनिक में बैठे हैं, आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में मालूमात की कितनी कमी आपको खुद अंदाज़ा है। तो डॉक्टर तस्नीम साहबा, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया एजाज साहब, ये प्लेटफॉर्म हमें देने का, जिस पे हम आके अपनी कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डॉक्टर समद का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमेशा मेरे कहने पे हमें टाइम दिया है और हमारा साथ दिया है, हमें सपोर्ट किया है। हम इंशाल्लाह मज़ीद मौज़ूआत पे इसी तरह प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। उन बीमारियों के बारे में आपको मालूमात और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जो कि हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है और जो कि हम अपनी कम्युनिटी तक पहुँचाना चाहते हैं। तो इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरमद, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही मैसेज होगा कम्युनिटी को और अपने पाकिस्तानी लोगों को कि अपनी सेहत का ख़्याल करें, और जो है जितना जल्दी हो सके अपना जो जो टेस्ट होते हैं वो कराएँ, डॉक्टर्स के पास जाने से डरें नहीं, और अपना टेस्ट कराएँ ताकि अर्ली डिटेक्शन हो, ताकि आप जो है डायबिटीज़ की जो बहुत ही पेनफुल कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बच सकें। क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, आदमी जो है किसी भी टाइम मर सकता है, लेकिन मरना जो है वो तकलीफ दे नहीं होना चाहिए। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमने तो अभी काफ़ी सालों से सिर्फ डायबिटीज़ ही किया है, और काफ़ी डायबिटीज़ पेशेंट को ट्रीट किया और हर स्टेज पे देखा है। तो आखिर में जब कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होती हैं तो लाइफ बहुत जो है वो पेनफुल हो जाती है, और आदमी एकदम से मरता भी नहीं है और जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन कॉम्प्लिकेशन से बचें और उन तकलीफ़ों से बचें और अपना ख़्याल रखें और सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्नीम साहबा, डॉक्टर सरमद साहब। तो नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें अपनी अपनी फेसबुक आईडी पर, और आगे भी इसको शेयर करें, ताकि ये अच्छी मालूमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।